दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले पर सीबीआई ने अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई ने दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 7 आरोपियों के नाम हैं, लेकिन इसमें दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आरोप पत्र में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के विरुद्ध अभी जांच चल रही है, इसलिए उनका नाम नहीं है। और अब यही प्रश्न कि मनीष सिसोदिया को लेकर जबरदस्त सवाल थे, उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया था। अब जब चार्जशीट आई तो 7 के नाम है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं है, कोई मंत्री का नाम नहीं है, सरकार में शामिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दिल्ली सरकार इस खबर पर और जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के खतरे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि हमें सिर्फ उनकी चिंता हो रही है। ये मनोज तिवारी बीजेपी सांसद ने कहा। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है, वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है। वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? 2019। ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। क्लासरूम बनाने में घोटाले पर भी अरविंद केजरीवाल सरकार घिर गई। विजिलेंस रिपोर्ट में 1300 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी इस मामले को लेकर जबरदस्त घेर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार को, मनीष सिसोदिया को। तो क्लासरूम 5 से 7-8 लाख में बन सकता है, उसको 26 लाख 30 लाख में बनाया गया। एक बड़ा घोटाला हुआ है, और उसको विजिलेंस डायरेक्टर ने, अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसको हरी झंडी दी है कि इसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज की आत्महत्या के मामले में भी जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनका टिकट काटकर किसी और को बेचा गया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है। संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है, और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। और अब खबर श्रद्धा हत्याकांड की, जिसमें एक किरदार बद्री भी है। उसी बद्री ने आफताब को छतरपुर में घर दिलवाया था। आज तक की टीम बद्री के घर तक पहुंच गई। वहां से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। श्रद्धा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री। श्रद्धा हत्याकांड में बद्री पर आज तक की तहकीकात। श्रद्धा मर्डर केस में अब नए किरदार बद्री की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आफताब के साथ साथ इस किरदार को भी खंगालने का इरादा किया है। बद्री ही वो शख्स था जिससे आफताब हिमाचल के तोश में मिला था और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आए। छतरपुर इलाके में उन जंगलों के पास बद्री का फ्लैट है, जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। छतरपुर का ये वही फ्लैट है जहां बद्री किराए पर रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले बद्री ने अचानक से फ्लैट छोड़ दिया। और अगर अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफताब उससे मिलने आता था। बद्री आप ही के यहाँ किराए पर रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीने करीब था, और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफताब को लेकर आई थी? आफताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं। हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर इस मकान पर आई थी। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी, यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था? किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो
अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता, यहाँ तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर श्रद्धा मर्डर केस में ये सब कुछ किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? अब पुलिस को इन्हीं तमाम बिखरी हुई कड़ियों को समेटकर उन्हें एक कहानी की तरह पिरोना है। काम बेहद मुश्किल है और वक्त बहुत कम। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आफताब से कल करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में आफताब कभी भी पीछे नहीं रहा। उसे देखकर कहीं से ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे एक अपराध को अंजाम देने पर कोई भी पछतावा है। वो प्रश्नों के उत्तर टाल रहा है, उत्तर देता भी है तो 1 या 2 लाइन में, कई बार मुस्कुराता भी है। जब उससे पूछा गया कि तुमने दृश्यम फिल्म देखी है तो उसने हंसकर कहा कि अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। कहने को तो आफताब ने दिल्ली पुलिस को पूरी कहानी बता दी। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की लाश को आरी से काटकर 35 टुकड़े किए। आफताब ने बताया कि वो रोज रात के 2 बजे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकने निकलता। आफताब ने यह भी बताया कि उसने 18 दिन में श्रद्धा के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के कटे हुए सिर को कभी पुचकारा तो कभी उसका मेकअप किया तो कभी उसको थप्पड़ भी मारे। आफताब ने जो कुछ भी बताया उसमें कितना सच और कितना झूठ का हिस्सा है, ये पता लगाना ही इस वक्त दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है और सच झूठ के इंद्रजाल को तोड़ने का जरिया है। पहले पॉलीग्राफी और फिर नार्को टेस्ट। कल यानी गुरुवार को पॉलीग्राफी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। एक्सपर्ट ने आफताब से केस से जुड़े अहम सवाल पूछे। श्रद्धा को क्यों मारा? किस हथियार से श्रद्धा को मारा? बॉडी को तुमने मैन्युअली काटा या किसी और तरीके से? श्रद्धा के टुकड़े करते वक्त बिल्कुल भी तरस नहीं आया? श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहां-कहां फेंका? श्रद्धा को मारने के बाद तुमने क्या-क्या किया? कत्ल वाला हथियार कहां है? श्रद्धा को दिल्ली मारने की प्लानिंग के तहत लाए? श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है? पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आफताब को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है। वो रिलैक्स लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज उसकी नॉर्मल लग रही थी। आफताब ने हिंदी में पूछे कुछ सवालों के अंग्रेजी में जवाब दिए। उसने ज्यादातर सवालों के 1-2 लाइन में जवाब दिए। कई सवालों पर वो बस मुस्कुराता रहा। आफताब से पूछा गया, क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी है? तो उसका जवाब था, अब तो दृश्यम 2 आ गई। कई सवालों के जवाब में उसने बस इतना कहा कि उसे याद नहीं। वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हत्या की ये कहानी अब ऐसा लगता है कि फिल्मी अंजाम तक पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। एक फिल्म थी, आपने जरूर देखी होगी, दृश्यम। उस फिल्म में भी हत्या को कितनी सफाई से पुलिस की आंखों से बचाया जाता है। सब कुछ पुलिस के सामने होता है, लेकिन पुलिस को दिखाई कुछ नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह से अब श्रद्धा मर्डर केस भी दिखाई पड़ रहा है और आफताब ने एक बार फिर से पुलिस को इसमें बुरी तरह से उलझाने की कोशिश की है। तो क्या श्रद्धा मर्डर केस अब सुलझ गया? क्या पुलिस को मिल गए हैं श्रद्धा मर्डर केस के पूरे सबूत? लेकिन अभी तो पुलिस के लिए बहुत काम बाकी है, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे दृश्यम फिल्म के अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी है। श्रद्धा मर्डर केस का दृश्यम कनेक्शन।
रहस्य की परतों में लिपटा श्रद्धा मर्डर केस। आफताब के झूठ और सच में उलझी पुलिस। अदालत के सामने पुलिस ने अपने रिमांड लेटर में लिखा था कि आफताब के पास से पुलिस को एक ऐसा नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब रखता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी वो एक नोट में लिखता था। यानी पुलिस की इस तफ्तीश की थ्योरी से ये भी साफ हो जाता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया था। आफताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। आफताब ने प्लानिंग के तहत मुंबई को छोड़ा। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा की कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये श्रद्धा मर्डर केस कैसे जानी मानी फिल्म दृश्यम के अंजाम की तरफ कैसे बढ़ रहा है। तो इस बात को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि पिछले 13 दिनों से पुलिस ने 4 राज्यों में घूम घूम कर जो भी सबूत और सुराग इकट्ठा किए, क्या वो आरोपी को सजा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? जंगल से जो हड्डियां मिली है, अगर उससे साफ भी हो जाता है कि वो श्रद्धा की हड्डियां हैं, तो भी आफताब को फांसी के फंदे तक नहीं लटकाया जा सकता। इसके लिए पुलिस को कुछ और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे आखिरी समय में उस फ्लैट में दोनों मौजूद थे। इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा की उसी फ्लैट के अंदर हत्या की, उससे संबंधित फॉरेंसिक एविडेंस। इसके अलावा हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए, इसका फॉरेंसिक एविडेंस। और चौथा, उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंके। यानी ये 4 और कड़ियां होंगी जो इस मामले में बेहद अहम होगी, तभी आरोपी को सही तरीके से सजा मिल सकती है।